नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। Brought to you by खाता बुक। आज के लल्लन टॉप शो में आप किन खबरों से दो चार होंगे। देश में संसद चल रही है, कई बयान, जनसंख्या को लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल, उस पर भी बयान, इस पर विस्तार से बात करेंगे। बात इस पर भी करेंगे कि टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पर कल की गई एक टिप्पणी और उस पर आज लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला की नाराजगी, इसके क्या मायने हैं। बात सिद्धू की नाराजगी पर भी होगी, फिर से खफा है कांग्रेस के आला कमान से। इसके अलावा विस्तार से बात करेंगे आपसे अज़दुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले में और क्या जानकारी सामने आई, उन्होंने संसद में क्या कहा, संसद के बाहर क्या कहा गया, इस मामले की सारी परतें आपके सामने खोलेंगे। शुरुआत करेंगे अज़दुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले की खबर से, बड़ी खबर से। हम जानते हैं कि एआईएमआईएम के सदर और हैदराबाद के सांसद अज़दुद्दीन ओवैसी पर गुरुवार को मेरठ में हमला हुआ, उनकी कार पर हमला हुआ। हमलावर की पहचान हो चुकी है और इस पहचान पर राजनीति भी चालू है। राजनीति वाले हिस्से पर बाद में आएंगे, पहले हमला और हमलावर की बात कर लेते हैं। इसकी शुरुआती जानकारी तो हमने आपको बीते दिन के शो में ही दी थी, रिवाइज करवा देते हैं। यूपी के हापुड़ जिले में ओवैसी की गाड़ी पर फायरिंग हुई और सटीक ढंग से बताऊं, हापुड़ के पिलखुआ थाना इलाके में छिजारसी टोल, दिल्ली से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर। नक्शा देखेंगे तो बेहतर समझ जाएंगे, यही हमला हुआ। ओवैसी अपने समर्थकों के साथ मेरठ की किठौर विधानसभा से लौट रहे थे दिल्ली की तरफ। टोल पर गाड़ी रुकी, जैसी बैरिकेड से आगे बढ़ी गोलियां बरसने लगी। वहां पहले से दो लोग मौजूद थे, उन्होंने फायरिंग की, यानी उन्हें पता था कि ओवैसी का काफिला इसी टोल से गुजरेगा। उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज भी देख लीजिए। वीडियो में साफ साफ एक हमलावर फायरिंग करता दिख रहा है। सफेद जैकेट, डेनिम जीन्स और स्पोर्ट शूज पहने। हमलावर का चेहरा भी छिपा नहीं है, न छिपाने की कोशिश, न कोरोना वाला मास्क। मतलब हमलावर ने पहचान छिपाने की कोई कोशिश नहीं की। दूसरा हमलावर इस फुटेज में ज्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है, पर यह स्पष्ट है कि एक गाड़ी उस हमलावर की तरफ जाती है और शायद उसके पैर को कुचल भी देती है। अब उन वीडियोस पर आते हैं जो फायरिंग के बाद ओवैसी के समर्थकों ने बनाए। इन वीडियोस में हमले के लिए इस्तेमाल हथियार जमीन पर गिरा दिखता है। मौके से एक हमलावर को भी पकड़ लिया गया। ओवैसी के कारकुनों ने ही पकड़कर उसे पुलिस के हवाले किया। घटना के बारे में चश्मदीद क्या कह रहे हैं, सुनिए। कितने दो लोग हम तो दो लोग को देखे, दो लोग दो पिस्टल लेके फायर कर रहे हैं। वो सीसीटीवी में भी वो पुलिस ने पूरा देख रहा है। वो दांत लगा के बैठे हुए थे। ये वेपन्स कितने आपने पकड़े? आप कह रहे थे आपने खुद पकड़ा? वेपन ने हम पकड़ के पुलिस को हैंड ओवर करा। पिस्टल थी वो 9 राउंड फायर किए है। वो आप उनके साथ ही आ रहे थे मेरठ? हाँ जी, साथी थे हम, गाड़ी के पीछे ही हमारी गाड़ी। बस कितने बजे की घटना? और एक ये है कि हमने गाड़ी रोका, हम उसको पकड़ रहा, हम उसका वेपन खींचा, हम पकड़ा। पुलिस ने हमारे लोग को गाड़ी में बिठा ले रहे। एक्चुअली नोट हो। तो वैसी साहब निकल चुके हैं यहाँ से? हाँ, साहब ने गए, साहब आगे साहब को आगे चले गए घर। तो उनको आपने पहचाना क्या? शख्स आपने उन्होंने जो उनकी शक्ल पहचानी? हमारी पार्टी वो शक्ल हम अच्छा पहचानते हैं उसको। हम अच्छा देके हमने पकड़े उसको, हमने पकड़े। अब चलते हैं पुलिस महकमे की तरफ। चुनाव का वक्त है तो टोल पर पुलिस की भी एक पोस्ट थी, इसलिए तुरंत पुलिस की आमद हुई और फिर एसपी हापुड़ दीपक भूकर भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने मीडिया को बताया कि पकड़े गए हमलावर से पूछताछ चल रही है। दूसरे की तलाश में पुलिस की 5 टीमें जुटी हैं। इसके बाद रात को यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान आया। उन्होंने एक हमलावर की पहचान भी बताई, सुनिए। इस पूरे घटना में बहुत ही त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2 लड़कों को गिरफ्तार किया है, जिनकी उम्र 20s में है और एक जिसमें इसका नाम सचिन है जो बादलपुर थाने का रहने वाला है और दूसरा शुभम है जो कि नकुर थाना सहारनपुर का रहने वाला है। प्रारंभिक पूछताछ पर इन्होंने बताया है कि सांसद जी के एक धर्म विशेष के प्रति जो इनके स्टेटमेंट्स आते हैं तथा माननीय अयोध्या जी के प्रति कुछ स्टेटमेंट्स 2013-14 में इनके द्वारा दिए गए थे, उससे ये आहत थे, उसके कारण ही इन्होंने ये घटना कारित की है। तो बकौल पुलिस सचिन नाम का हमलावर गौतम बुद्ध नगर का है, यानी नोएडा के पास के गांव का, बादलपुर इलाके का। ये आपको शायद सुना हुआ नाम लग रहा होगा। बीएसपी अध्यक्ष मायावती इसी गांव की रहने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं।
कई और सूत्रों से हमें जानकारी मिली कि सचिन का पूरा नाम है सचिन पंडित, पिता का नाम विनोद पंडित। इनके पिता प्राइवेट कंपनियों में लेबर की सप्लाई का ठेका लेते हैं। सचिन ने लॉ की पढ़ाई की है। उसका राजनीतिक रुझान कैसा है, किस पार्टी से जुड़ा है, इस पर आएंगे, पर पहले आप दूसरे हमलावर से भी मिल लीजिए। दूसरा वाला मौके से भागने में कामयाब रहा, लेकिन फिर पकड़ा गया। पुलिस कह रही है हमने पकड़ा, जबकि जानकारी ये आ रही है कि उसने थाने में जाकर सरेंडर किया। दोनों ही जानकारियों के अपने अपने दावे फिलहाल आगे बढ़ते हैं। इसकी पहचान हुई है हमलावर की शुभम के नाम से। यूपी के सहारनपुर जिले का रहने वाला है। शुभम क्या करता है, इसको लेकर भी दो जानकारियां हैं। कुछ लोगों का कहना है कि 10वीं तक पढ़ा है, खेती करता है, जबकि दूसरी जानकारी है कि सचिन और शुभम दोनों ने लॉ किया है और घनिष्ठ मित्र हैं। अब इन जानकारियों से हमें यह समझ में आ रहा है कि लॉ की पढ़ाई का तो नहीं पता, लेकिन दोनों की मित्रता में घनिष्ठता के अलंकार पर हम संदेह नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों फायरिंग के वक्त साथ थे, प्लान भी साथ किया होगा। अब इनके राजनीतिक रुझान पर आएंगे, पर उससे पहले घटनास्थल पर आते हैं। इस असलहे की तस्वीर देखिए। ये दोनों पिस्टल सेम सी दिख रही हैं। जमीन पर जो पिस्टल पड़ी है वो ठीक से नहीं दिख रही, लेकिन दूसरे की फोटो क्लोजअप में है, करीब से है। गौर से देखेंगे तो सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल लिखा दिखता है। पहले हमको लगा जर्मन मेड माउजर पिस्टल होगी। पिस्टल पर मेड इन जर्मनी लिखा भी है, पर फिर हमने जब स्पेलिंग देखी, जो आपने मेरे उच्चारण में भी गौर किया होगा, तो जर्मनी लिखा हुआ है, जबकि जर्मनी की सही स्पेलिंग क्या है, GERMANY। तो हमको संदेह हुआ कि हथियार देसी तो है, पर हमने सोचा कि शक व शुबा दूर करने के लिए हथियारों के जानकारों से बात की जाए। इंडियन आर्मी में कोर कमांडर रहे अधिकारी ने तस्वीर देखते ही कहा कंट्री मेड है, देसी है। यही बात एक सीनियर IPS अधिकारी ने भी कही। इंटेलिजेंस अधिकारी भी बोले देसी ही है, पर देसी है, कट्टा नहीं, पिस्टल है, यानी मशीन मेड है। आपको पता ही है देश में कई जगहों पर अवैध हथियार बनने की बात कही जाती है। मेड इन मुंगेर का तो बहुत चर्चा होता है, बिहार का इलाका। मैं चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से कि मुंगेर के योगा स्कूल का चर्चा हो। बहरहाल हापुड़ पुलिस के सूत्रों से और स्थानीय पत्रकारों से जानकारी मिली, उसके मुताबिक ये देसी पिस्टल मेरठ से खरीदी गई। बात का लब्बुलुआब ये कि दोनों हथियार अवैध हैं। एक और चीज गौर करने लायक है, हमें जिज्ञासा हुई कि राउंड कौन सा होगा, यानी गोली कितने mm साइज की होगी। एक IPS अधिकारी ने पिस्टल देखकर बताया कि 0.32 mm की गोली रही होगी, जिसे हम आम बोलचाल में 32 बोर कहते हैं। लेकिन फिर हमें हापुड़ के SP दीपक भूकर की तरफ से दिया बयान मिला कि राउंड 9 mm का था। आप सोच रहे होंगे बाल की खाल उधेड़ने की जरूरत क्या, इसलिए क्योंकि आपको ये जानना चाहिए कि देश में 9 mm की गोलियां सिविलियन यूज के लिए अलाउ नहीं है। इसीलिए देसी हथियारों में अक्सर छोटे साइज की गोली इस्तेमाल होती है, 0.32 की गोली इस्तेमाल होती है। 9 mm सिर्फ पुलिस या सेना के पास ही इस्तेमाल के लिए दी जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि 9 mm बुलेट जुगाड़ना मुश्किल है। जहां अवैध असलाहा मिलता है वहां अवैध गोली भी मिल ही जाती होगी। आपको तो पता ही है, जब कश्मीर के आतंकवादियों को सरहद पार से हथियारों की सप्लाई बाधित होती है, तब कई बार वो भी यूपी बिहार के इन अवैध फैक्ट्रियों के भरोसे रहते हैं, यहाँ से हथियार मंगवाते हैं। और ये कोई अंदर की बात नहीं है, कश्मीर की पुलिस कई बार ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुकी है। तो कुल मिलाकर बात ये कि इस हमले में अवैध हथियार, अवैध गोली का इस्तेमाल हुआ। अब इसकी महत्ता क्या है? महत्ता ये कि कोर्ट में पुलिस का केस मजबूत बनेगा, और जब दोष साबित हो जाएगा तो सजा की अवधि भी ज्यादा होगी। यहाँ तक हमने बंदूक की बात की, गोली की बात की, बंदूक चलाने वाले का परिचय भी हो गया। अब चलते हैं वहां जहां गोली जाकर टकराई, यानी अज़दुद्दीन ओवैसी की कार। चश्मदीदों ने बताया कि 5 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की तरफ से जानकारी आई कि 4 राउंड हुई। ओवैसी की गाड़ी पर हमें 3 गोलियां लगी दिखी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अज़दुद्दीन ओवैसी लैंड रोवर की डिस्कवरी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। महंगी कार है, 60-70 लाख की आती है। जब उन पर हमला हुआ तब भी वो अपनी लैंड रोवर में ही सवार थे। गाड़ी की तस्वीरें देखिए। इसके निचले हिस्से पर गोली के 2 निशान दिखते हैं, एक गोली टायर पर भी लगी। अब समझने के लिहाज से हम यहाँ से 2 निष्कर्ष निकाल सकते हैं। पहला ये कि हमलावरों ने जानबूझकर गाड़ी के निचले हिस्से पर गोलियां चलाई, और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि हमलावरों ने जान से मारने के बजाय हमला करने के लिए हमला किया। माने जैसे कोई विरोध प्रदर्शन करे और किसी आदमकद का पुतला दहन करे। कई लोगों ने इस तरह की उपमा दी, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि ये बड़े हमले की चेतावनी है। ये एक निष्कर्ष है। दूसरा, हमलावर शायद इतने नौसिखिए थे कि वो निशाना ठीक से लगा नहीं पाए, इसलिए गाड़ी के निचले हिस्से में फायर लगा। गोली करीब से मारी गई थी, 10-20 फीट टाइप से दूरी से। ओवैसी के शब्दों में कहें तो 6 फीट की करीबी से मैंने गोली देखी। इसलिए कोई कितना ही नौसिखिया हो, पिस्टल हाथ में लेकर गोली की दिशा और एल्टीट्यूड तय करने में क्या इतनी गलती कर सकता है? ये भी जांच का विषय है।
ये सब कोर्ट तय करेगा पुलिस की जांच के बाद। अब बात इस पर कि गोली चलाने वाले किस पार्टी के हैं भी या नहीं, इस पर बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हिंदू सेना के एक नेता का बयान सुनिए। जैसे किसी आतंकवादी हमले के बाद संगठन जिम्मेदारी लेता है, उसी लहजे में हिंदू सेना के विष्णु गुप्ता का बयान आया। यह भी कहा गया कि हमने सिर्फ चेतावनी दी है, मारना नहीं चाहते थे। कल उत्तर प्रदेश में ओवैसी की गाड़ी पर हमला कर दिया गया। मैं ये कहना चाहता हूं, यह हमला नहीं, यह एक चेतावनी है ओवैसी को। यदि हमला होता तो गाड़ियों के नीचे ना होता, ऊपर होता, शीशे से गोली अंदर जा सकती थी। लेकिन कार्यकर्ता, हिंदूवादी कार्यकर्ता सिर्फ चेतावनी देना चाहते थे, आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। मैं उन शिवम और सचिन को हिंदू सेना कानूनी सहायता देगी और हिंदू सेना उन्हें सम्मानित करेगी, यह हिंदू सेना घोषणा करती है। और यहीं ओबीसी को भी हम फिर से चेतावनी देना चाहते हैं कि वो आग उगलना बंद कर दें, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बंद कर दें जिससे देश में उगाला है और देश के युवा ऐसा करने पर उतारू हो जाएं। आपको मालूम होगा कि पूर्व में भी आपके घर पर कुछ हिंदू सेना के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तोड़फोड़ की। ये सब उनका गुस्सा है। आप गुस्से की भावनाओं को समझो। गुस्से में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम गुस्से को काबू करना जानते हैं। हम लोगों की हत्या या मारपीट में विश्वास नहीं रखते। इसीलिए हम आपको फिर से विनम्र हाथ जोड़ के निवेदन करते हो, ओवैसी साहब, भविष्य में आप ऐसे भड़काऊ बयान ना दें, आग उगलने वाले बयान ना दें कि लोग ऐसी सब घटना करने पर उतारू हो जाए। वैसे इस आदमी का चेहरा आपको देखा देखा लग रहा होगा। ये वही आदमी है जो दिल्ली पुलिस का नाम सुनकर मीडिया के कैमरों के सामने से भाग निकला था। आप समझ गए होंगे इसके बयान का क्या हश्र होना चाहिए। पर आगे बढ़ते हैं। हमलावर सचिन को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है। इसे लेकर क्या तथ्य हमारे सामने है, देखते हैं। देशभक्त सचिन हिंदू नाम से एक फेसबुक अकाउंट है जो हमलावर सचिन का बताया जा रहा है। उसका है या नहीं, इसकी पुष्टि हम अभी नहीं कर सकते, या तो वो खुद कर सकता है या सुरक्षा एजेंसियां। लेकिन इस अकाउंट पर हमलावर की तस्वीरें हैं। 7 जुलाई 2019 की एक पोस्ट का स्क्रीनशॉट भी वायरल है, जब सचिन ने बीजेपी की मेंबरशिप की फोटो फेसबुक पर पोस्ट की थी। इसमें सदस्यता का नंबर भी लिखा है। और क्या दिखता है इस कथित फेसबुक पोस्ट पर? उग्र हिंदुत्व वाले नारे, चेतावनियां, जैसे हिंदू और हिंदुस्तान तुम्हारा है, इस बात को गढ़ लेना, अगर मर जाए तुम्हारा स्वाभिमान तो महाराणा प्रताप को पढ़ लेना, इसी तरह की और भी पोस्ट। सचिन की बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा के साथ फोटो भी वायरल हो रही है। महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर के सांसद हैं और इसी लोकसभा में उनका गांव भी आता है। तो क्या हमलावर महेश शर्मा का करीबी या बीजेपी का कार्यकर्ता है? महेश शर्मा ने खुद इस पर अपनी सफाई दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह की राजनीति में हिंसा का विरोध करती है। मैं भी इसके विरोध में इस घटना की निंदा करता हूं और जो भी दोषी हैं उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए। सार्वजनिक राजनीतिक जीवन में फोटो मेरी आप भी आपके साथ भी खिंच जाएगी और मेरे साथ कोई लोग, मेरे साथ इतने लोग खड़े हुए हैं, ये लोग, इनकी भी फोटो खिंच जाएगी। फोटो खींचने से किसी विषय का मैं समझता हूँ कोई समाधान नहीं है और ये घटना दुखद है, निंदनीय है। सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इस पर। और वह ना पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, ना ही मैं उसे व्यक्तिगत जानता हूँ। फोटो हम लोग रोज 1000 लोगों के साथ, 10,000 लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं। और मैं इस बात से तो इत्तेफाक रखता हूं कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं तो बहुत सारे लोग आपके साथ तस्वीरें खिंचाते हैं। आपके लिए मुमकिन नहीं होता कि आप हर एक की पहचान को सत्यापित करें। तो सांसद महेश शर्मा और सचिन की तस्वीर एक साथ देखकर किसी नतीजे पर पहुंचने की बात जल्दबाजी हो सकती है, पर कई और एंगल देखने होंगे। इस हमलावर की कई बीजेपी नेताओं के साथ करीब से तस्वीरें दिखती हैं। हमलावरों को लेकर आपने ये बात सुनी। अब एक बात और, हमले का मोटिव क्या था? पुलिस के मुताबिक ओवैसी के बयानों को लेकर हमलावर कथित रूप से आहत था, सबक सिखाना चाहता था। हापुड़ पुलिस के सूत्रों से जानकारी मिली कि 3 महीने पहले ही उसने हथियार खरीद लिए थे। मुमकिन है तैयारी पहले से थी। पूछताछ में यह भी जानकारी आई कि ओवैसी की हमलावर रेकी भी कर रहे थे। हालांकि और भी जानकारी अभी आनी है, जब ऑन द रिकॉर्ड या कोर्ट में पुलिस अपने बयान देगी, अपनी तफ्तीश बताएगी।
दोनों हमलावरों को आज कोर्ट में पेश भी किया गया और कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेज दिया, यानी जेल भेज दिया। हमलावरों के हिस्से की बात यहीं खत्म। अब आते हैं पीड़ित पक्ष पर, यानी अजदुद्दीन ओवैसी की तरफ। हमले के बाद वो सकुशल किसी और गाड़ी से दिल्ली आए और आज संसद की कार्रवाई में भी शामिल हुए। आज सुबह सूत्रों के हवाले से खबर आई कि उन्हें गृह मंत्रालय ने जेट कैटेगरी की सिक्योरिटी ऑफर की है। इस खबर की पुष्टि हम नहीं कर पाए, लेकिन कई चैनलों और पोर्टलों पर यह खबर चली कि उनकी सुरक्षा में सीआरपीएफ के 24 जवान तैनात किए जाएंगे। हालांकि मीडिया के सामने आकर ओवैसी बोले कि मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए। आगे कहा बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए और लाइसेंसी हथियार। सुनिए। मैंने करीब से 6 फीट से गोलियां देखी। मुझे बोलने दीजिए सर, हो सकता है कि कल दिन ना देखूं मैं। अगर मैं यहां पर नहीं बोलूंगा तो कहां बोलूंगा सर? आप मुझे प्लीज बोलने दीजिए। सर, मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूंगा कि आप हरिद्वार में, रायपुर में और इलाहाबाद प्रयागराज में मेरे बारे में क्या कहा गया? आपके नाईबी की रिपोर्ट है ना, आप क्यों छुपा रहे उसको? देखिए, मैं मौत से नहीं डरने वाला हूं, हम सबको जाना है इस दुनिया से। बल्कि मैंने कह दिया कि मैं इस वतन में पैदा हुआ, मेरी मां की कोख से तो जमीन पर लिटाया गया। जब मेरी आंख बंद हो जाएगी तो इंशाल्लाह औरंगाबाद की जमीन मुझे दफनाया जाएगा। मगर मैं आपसे अपील करना चाह रहा हूं सरकार से सर, कि जो कुछ बातें की गई हैं उसको देखिए। मैं जेड कैटेगरी सिक्योरिटी नहीं चाहिए मुझे, मैं हरगिज नहीं चाहिए मुझे। मैं 94 से पॉलिटिक्स में हूं, मैं आजाद जिंदगी गुजारना चाहता हूं। मैं घुटन के साथ जिंदा नहीं रह सकता इस दुनिया में। मुझे जिंदा रहना है तो अपनी आवाज उठाना है, मुझे अब जिंदा रहना है तो सरकार किसी के उनके खिलाफ बोलना है, और अगर गोली लगती है तो मुझे कबूल है, मगर मैं घुटन की जिंदगी नहीं गुजार सकता सर। मेरा मानना यह है कि संविधान में अगर देश के गरीबों को, मजलूमों को, अल्पसंख्यक समाज को सिक्योरिटी मिलेगा तो मुझे मिलेगी सर। आपकी चिंता हमें है ना सर, इसलिए सिक्योरिटी दे रहे हैं सर। आपको नहीं सर, देश के गरीब बचेंगे तो मैं बचूंगा। ओवैसी की जान इखलाक पीलू से बढ़कर नहीं है सर। ओवैसी की जान उस वक्त बचेगी जब गरीब की जान बचेगी। इसीलिए मैं आपके जरिए सरकार से अपील करना चाहूंगा कि सर, इस नफरत को खत्म करिए, इस नफरत को खत्म करिए और इस पर आप गौर करिए। मैं नहीं लूंगा सिक्योरिटी, मैं जेड कैटेगरी नहीं चाहता हूं सिक्योरिटी। मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए आप, मुझे ए कैटेगरी का शहरी बनाइए ताकि मेरी और आपकी जिंदगी बराबर हो। जब देश के प्रधानमंत्री पर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, अपोजिशन की तरफ से मैंने कहा था कि गलत हुआ। सब सेकुलर पार्टी के लोगों ने कहा कि ओवैसी तुम क्यों बोले? मैंने कहा नहीं, देश का प्रधानमंत्री मेरा है, सिक्योरिटी ब्रीच हुई तो एक्शन लेना चाहिए। मगर 4 मर्तबा के एमपी पर कोई 6 फीट के फासले से 4 गोली चलाता है। मुझे मौत है, हम सबकी मौत है, मगर मैं इन गोली चलाने वालों से डर कर खामोश नहीं बैठने वाला हूं। और मैं दुआ करता हूं कि उत्तर प्रदेश में पुरअमन पोलिंग होगी इंशाअल्लाह। उत्तर प्रदेश की जनता गोली चलाने वालों का जवाब बैलेट से देगी, नफरत का जवाब मोहब्बत से देगी और कमजोरों को दबाने का जवाब हिस्सेदारी से देगी। मेरी आपसे गुजारिश है सर कि मुझे जेड कैटेगरी नहीं चाहिए, मैं रिजेक्ट करता हूं। आप इंसाफ करिए सर। ओवैसी ने यह भी पूछा कि हमला करने वालों पर यूएपीए क्यों नहीं लगाया जा रहा है। सर, मैं आपके जरिए से सरकार को यह भी बताना चाहूंगा कि जिन लोगों ने ये रेडिकलाइजेशन किया है, आप इस पर गौर करिए, इन पर यूएपीए क्यों नहीं लगाते आप? अगर कोई स्पीच देता है, अगर कोई फेसबुक पर किसी क्रिकेट मैच पर किसी टीम की तायीद करता है तो यूएपीए लगता है। एक सिटिंग एमपी के ऊपर यूएपीए नहीं लगेगा सर, मैं सरकार पर छोड़ता हूं। अब आते हैं इस घटना के राजनीतिक एंगल पर। हमला तब हुआ जब ओवैसी यूपी में चुनावी कार्यक्रम से लौट रहे थे और हमले का आरोप बीजेपी के कथित कार्यकर्ता पर लग रहा है। इसलिए सबसे पहले बीजेपी नेताओं का पक्ष सुनिए। एक छोटा सा सर, ओवैसी की गाड़ी पे हमला हुआ है सर, कैसे देखते हैं आप ये इलेक्शन के समय? हमला किसी के ऊपर भी हो ठीक नहीं है, उचित नहीं है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। अब वो जांच की मांग कर रहे हैं। गृह मंत्रालय जो चीज समझेगा करेगा, माननीय अमित शाह जी ने सुरक्षा दे दी है। शुरुआती जांच में ये पता चला है कि हिंदूवादी जो छवि है वो नाराज चल रहे थे। ये जानकारी नहीं, इसलिए कोई कमेंट नहीं दूंगा। तो ये पूरा मामला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, सरकार घटना पर बयान देने की तैयारी में है। खबर आई है कि सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह इस घटना पर लोकसभा में बयान देंगे। आगे जो अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे।
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक बात कही उस पर भी गौर करिएगा कि ये जो धर्म संसदें कथित हो रही हैं और उसमें जिस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, क्या वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए ठीक हैं? क्या उन पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई कर रही है? ये विचार ज़रूरी है। कोई किसी भी धर्म की अगुवाई का दावा करता हो, यदि वो इस देश के संविधान के खिलाफ कट्टरपंथ की बात कर रहा है तो उसे अगर तुरंत सख्त सज़ा नहीं मिलेगी कानून के दायरे में, तो इस तरह की घटनाओं की ज़मीन तैयार होती रहेगी। लोग अपनी राजनीति चमकाते रहेंगे, लेकिन देश चमक नहीं पाएगा। बड़ी खबर के बाद अब बारी है दिन की सुर्खियों की। पहली सुर्खी संसद से है। राज्यसभा में आज जनसंख्या वृद्धि बिल पर चर्चा हुई। ये प्राइवेट मेंबर बिल है। आपको पता होगा, जो बिल सरकार नहीं लाती, कोई सांसद लाता है, उसे प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने यह बिल पेश किया था और सदन में क्या जोरदार चर्चा हुई, उन्नत किस्म की और शालीन। बीजेपी के सांसदों ने भी ऐसा कोई कानून लाने के खिलाफ अपनी बात रखी। जी तो कर रहा है पूरी चर्चा आपको सुना दूं, लेकिन वक्त की पाबंदी में बंधे हैं तो कुछ बढ़िया हिस्से आपके पेशे खिदमत है। इसी संसद में लगभग 40 बिल पेश किए गए हैं, प्राइवेट मेंबर बिल्स, जिसका संबंध जनसंख्या नियंत्रण से है। मुझे खुशी है कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है जिसके सदस्यों ने पॉपुलेशन नियंत्रण के लिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्राइवेट मेंबर बिल नहीं दिया। यह दिखाता है कि देश के आम लोगों में और चुने हुए प्रतिनिधियों में इस विषय की संवेदनशीलता है। सभापति महोदय, हम सब आंकड़े जानते हैं कि देश की जनसंख्या क्या है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, जो हम सुपरिचित हैं। 1901 से लेकर 2011 तक की में जनसंख्या की कितनी वृद्धि हुई है? 110 करोड़ जनसंख्या बढ़ चुकी है। जब जो जनसंख्या 1901 में थी, तब तो हम अनडिवाइडेड इंडिया थे, तो हमारे पास जमीन भी अधिक था, पानी भी अधिक था। आज हमारे पास 17% से अधिक जनसंख्या है दुनिया का, 2.4% लैंड है, 4% पानी है। इसलिए आम लोग स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़क हो, मॉल हो, जहां भी जाते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के परिणामों को स्वयं अनुभव करते हैं। पॉपुलेशन रेगुलेशन के लिए काफ़ी कुछ किया गया है। अभी फिलहाल 2016 में मोदी जी के अगुवाई में और माननीय JP नड्डा जी थे हेल्थ मिनिस्टर, तब मिशन परिवार विकास करके एक मिशन था, जिसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें हाई फर्टिलिटी रेट है, जैसे कि 145 डिस्ट्रिक्ट्स वेर आइडेंटिफाइड, और उनमें उन लोगों तक के पहुंचने की कोशिश की गई और जारी है कि जिनको ज़रूरत है इसके बारे में जानकारी की, जिनको ज़रूरत है इसके बारे में कॉन्ट्रासेप्टिव्स मिलने की, उन तक के पहुँचें। The bill privileges access to public education, healthcare facilities, and insurance to family with fewer than 2 children. In effect, the proposed text offers to perpetuate a long-standing anxiety around India's population growth, but takes on a particularly dangerous turn by attaching reproductive lives and children to direct exclusion from the polity. And this is certainly very dangerous, sir. वैसे कहा जाता है कि अपने विधायक या सांसद को ठीक से समझना है तो उन्हें सदन में सुनिए। चुनावी रैलियों में नेता चुनाव जीतने वाले भाषण देते हैं। सदन में नेता देश और समाज को आगे ले जाने का विजन रखते हैं। किसका विजन कितना मजबूत है, आप सदन के भाषणों से परख सकते हैं। दूसरी सुर्खी भी संसद से है, लोकसभा से। बीते दिन लोकसभा में टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा भाषण दे रही थी। उस समय चेयर पर यानी स्पीकर की गद्दी पर एक सांसद बैठी थी, रमा देवी। उन्हें लगा कि महुआ मोइत्रा बहुत एग्रेसिव होकर बात कर रही हैं, तो रमा देवी ने महुआ मोइत्रा को टोक दिया, कहा कि थोड़ा प्यार से बोलिए, और इसी बात पर महुआ मोइत्रा बिगड़ गई। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मैं गुस्से में बोलूं या प्यार से, मुझे टोकने वाले चेयर पर बैठे व्यक्ति कौन होते हैं? मैडम, आपका इससे कोई लेना देना नहीं। आप नियमों के उल्लंघन पर टोक सकती हैं। आप लोकसभा में नैतिक शिक्षा की टीचर नहीं हैं। महुआ मोइत्रा ने एक ट्विटर पर बात लिखी। सांसद के इस बयान पर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कड़ा रुख अपनाया, कहा कि हमारे लोकतंत्र की मर्यादा के खिलाफ है।
हम गुस्सा में बोल रहे हैं कि हम प्यार से बोल रहे हैं, that's up to me, that's my tenor, that's my tone. If the things this government are doing, if we have to sit there and control even our gussa, then what is left? Number one, she had no business to do that. The second thing, I did not finish my allotted time of 13 minutes. When you see how much I spoke, I did not speak for 13 minutes. I was asking only to complete my last paragraph, which was very important. And I spoke in my last paragraph was about the opposition and to tell the opposition that this is exactly why all of us need to come together. तीसरी सुर्खी यूपी चुनाव से। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर सदर की सीट से नामांकन भरा। इस दौरान हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया, जिसमें लोगों की दिलचस्पी जगी। कुल संपत्ति 1,54,54,054 रुपए, इसमें 1 लाख रुपए नगद है। जमीन नहीं है। 10-10 ग्राम सोने के 2 कान के कुंडल, 10 ग्राम सोने की रुद्राक्ष की माला, एक रिवॉल्वर, एक राइफल। उनके ऊपर किसी तरह का मुकदमा होने की जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई। विरोधी कहेंगे जो मुकदमे थे वो उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए वापस कर लिए। कई लोगों ने ट्विटर पर नजर ये भी दौड़ाई कि मुख्यमंत्री के पास 10-12 हज़ार रुपए की कीमत का सैमसंग का एक फ़ोन भी है। नज़र इस पर भी गई कि ये बीजेपी का स्ट्रेंथ दिखाने का शो था, इसीलिए गृह मंत्री अमित शाह, अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेता वहां मौजूद थे। चौथी और आखिरी सुर्खी पंजाब से है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू फिर से खबरों में है। बोले कि ऊपर जो लोग बैठे हैं वो कमजोर मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। सिद्धू का इशारा अपने ही आला कमान की तरफ था। ऊपर वाले चाहते हैं कोई कमजोर या मुख्यमंत्री हो गए जरा इन्हों की ताल के उत्ते नचे था तैया फिर उत्तों कह नाच मेरी बोल के पैसा मिलेगा, कहाँ कदरदान हमारे जैसा मिलेगा। पहला बाम रोड लेंगे जब आई करना फिर तुम छट देंगे। ये मुख्यमंत्री जाने दसो। सिद्धू कमजोर किसे बता रहे हैं, नाम नहीं लिया, लेकिन चुनाव पर नजर रखने वाले जानते हैं उनका इशारा मौजूदा सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर है। यह लगभग तय माना जा रहा है कि पंजाब में कांग्रेस अपने सीएम उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी रविवार की रैली में, लुधियाना की रैली में। कहा जा रहा है कि इसमें सबसे बड़ी दावेदारी चन्नी की है और राहुल गांधी बहुत मुमकिन है कि उनके नाम का ऐलान कर दें। कांग्रेस ये सर्वे करवा रही है, जनता से पूछेंगे सीएम कैंडिडेट किसको दें, चन्नी, सिद्धू या कोई नहीं। लोग कह रहे हैं सिद्धू के सपनों पर फिर पानी फिर सकता है, इसीलिए वो बयानों के जरिए नाराजगी प्रकट कर रहे हैं। ये मानने मनाने का दौर सियासत में चलता रहेगा और चलता रहेगा लल्लन टॉप शो का खबरों का ये सिलसिला भी। आज के शो में इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। सोमवार को एक बार फिर मुलाकात होगी। और एक और सूचना, असदुद्दीन ओवैसी पर हुए हमले के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। शनिवार के रोज़ यानी 5 फरवरी के रोज़ हमारी जमघट लॉन्ग फॉर्म पॉलिटिकल इंटरव्यू की सीरीज़ चुनाव को देखते हुए इसमें असदुद्दीन ओवैसी से विस्तार से बातचीत भी आप देख सकते हैं। 2 घंटे से लंबा इंटरव्यू जिसमें उन्होंने अपने पिता, अपने दादा से जुड़े राजनीतिक विवादों के बारे में विस्तार से बात की। यूपी की पॉलिटिक्स, राहुल गांधी, सोनिया, मायावती और नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अखिलेश यादव, राजभर, सब पर दिलचस्प टिप्पणियां भी की, घटनाएं भी सुनाई। तो अगर आपकी राजनीति में दिलचस्पी है तो आप ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। विदा लेता हूँ, शुक्रिया, शुभ रात्रि।